हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, वो भी वन शॉट में। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग से। होता क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट? पहले सिंपल वर्ड में समझ लो। बिजनेस के आसपास जितनी भी चीजें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बट बिजनेस के प्रोडक्शन को, बिजनेस की ग्रोथ को, बिजनेस के सर्वाइवल को इफेक्ट करती है, उसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। आई बात समझ में? अब एक बार रीड करो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The word business environment indicates the aggregate total जितनी भी चीजें हैं, किस किस की? ऑल पीपल, बिजनेस के चारों तरफ जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, जिसमें सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर वो सब आते हैं, एंड अदर फोर्सेस मतलब पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, लीगल कंडीशन कैसी है, कल्चर कैसा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें दैट आर आउटसाइड द पावर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की पावर से बाहर है, बट दैट में अफेक्ट इट्स प्रोडक्शन। भाई पावर से तो बाहर है, कंट्रोल से तो बाहर है, बट वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मतलब वो सारे फैक्टर जो फर्म की कंट्रोल से बाहर है बट फर्म के प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो सब आते हैं किसके अंदर? बिजनेस इन्वायरमेंट में। उन सबका टोटल। इजी? बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर हो गया। देखो यार सिंपल सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो, अब जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो वहां पे लोगों का क्या बिलीफ है, वो किस कल्चर को मानते हैं, उस पर आपका बिजनेस बेस्ड होगा। आप जहां पर बिजनेस कर रहे हो वहां पर कितना कंपटीशन है, वो इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्शन को, आपके बिजनेस की ग्रोथ को, करेगा नहीं करेगा? तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस से कंट्रोल से बाहर है बट बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसकी स्टडी बहुत जरूरी है, जिससे कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के हम अपने बिजनेस के लिए प्लान, पॉलिसीज बना सके, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके, थ्रेट को रोक सके। और डिटेल में पढ़ने वाले टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने फोर्सेस की बात की थी, जहाँ पे जो फोर्सेस थे बेटा वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। ये सारे फोर्सेस जो है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। आगे इसको हम पढ़ने वाले हैं, इनको डायमेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बट अभी को कौन कौन से फोर्सेस इफेक्ट करते हैं? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, और भी है, ठीक है। चलिए, इंस्टीट्यूशन जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, उसमें क्या आता है बेटा? सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं बट बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए, इसीलिए फर्म को हमेशा अवेयर होना चाहिए इन एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, जिससे कि उसके अकॉर्डिंगली हम वो डिसीजंस ले सके अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस के सर्वाइवल को, ग्रोथ को इंश्योर कर दे, ठीक है बच्चों। बिना बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। मैंने बोला ग्रो नहीं कर सकता, ग्रोथ तो छोड़ो, सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो फर्म मस्ट बी नैक कीपिंग इन माइंड दिस फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो इन सब फोर्सेस को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, इन फोर्सेस को कंसिडर करके ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मैकडी का एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड। मैकडी जब इंडिया में आया ना बच्चों, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इसने अपना अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोलना शुरू किया, ठीक है, तो इसने देखा यार कि सेल तो हो नहीं रही। तो फिर उसने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम को काम दिया कि भैया आप इन्वायरमेंट की स्टडी करो, यहाँ का कल्चर समझो, यहाँ पे कस्टमर की नीड को समझो, उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इन्होंने क्या करा? बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया। इन्होंने हमारे कल्चर को देखा कि भैया हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बीफ पसंद नहीं करते, बीफ खाना हमारे धर्म के खिलाफ है। तो इन्होंने क्या करा? हमारे यहाँ के लिए अलग से मेन्यू क्रिएट किया जिसमें चिकन और वेजिटेरियन बर्गर्स थे, बीफ नहीं था, बीफ को एक्सक्लूड कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है। इन्होंने हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी किया
और इन्होंने देखा कि यार हमारे यहाँ पर जो है ना इंडिया में जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जो प्राइस देखता है फिर ऑर्डर करता है, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद प्राइस नहीं देखता, तो प्राइस सेंसिटिव है, तो इन कस्टमर की नीड्स तो पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने क्या करा, वैल्यू मील्स निकाल दी, बर्गर कोल्ड ड्रिंक फ्राइज इतने रुपए में, 2 बर्गर प्लस ये इतने रुपए में, होती ना इस तरह की डील्स, आप जाते हो वहां पे आपने देखी होगी, ठीक है। तो जिससे कि क्या हुआ, कस्टमर की अटेंशन इनको मिल गई, क्योंकि इन्होंने अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सी मील्स निकाल दी। देख लो, तो इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं ये, और उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शन ले रहे हैं, तभी मैकडी जो है वो इंडिया में इतना बड़ा नाम बन चुका है आज के टाइम में, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए, लीगल फैक्टर्स, इन्होंने देखा कि भैया कौन कौन से लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, तो हर कंट्री के लिए होता है, कोई भी अगर बाहर से कंपनी आ रही है, वो यहाँ पे रह रही है, ठीक है, यहाँ पे अपना बिजनेस कर रही है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कंट्री में क्या लीगल रेस्ट्रिक्शन है उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। आई बस समझ में। देखो, इन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया, ठीक है ना, एंड देन अपने एक्शंस लिए, तब जाके अब ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है, विदाउट इसके सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बेटा, इसके क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें क्या आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, उन सबका टोटल ही तो बिजनेस इन्वायरमेंट कंसीडर किया जाता है, अभी हमने समझा था पीछे, तो पहला पॉइंट तो वही है, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। यहां पर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। स्पेसिफिक फोर्स जो होते हैं बेटा, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, केवल आपके बिजनेस को डायरेक्टली, और जनरल फोर्सेस जो होते हैं वो सभी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, समझना, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड इन्वेस्टर्स, आपकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर है, आपके कस्टमर है, वही तो आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, उन्होंने कोई ऐसी स्कीम निकाल दी, ठीक है, जिनसे उनकी सेल बढ़ गई, तो आपके बिजनेस की सेल कम होगी उससे, समझ रहे हो बात को। तो ये वो फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को स्पेशली डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जबकि ये जनरल फोर्सेस जो होते हैं ना बेटा, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है, और ये सभी बिजनेस को करते हैं, केवल आपके बिजनेस को नहीं करते, क्लियर। सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये इफेक्ट करती है बिजनेस को, बट इनडायरेक्टली, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला है बेटा इंटर रिलेटेडनेस। बेटा जो फैक्टर्स है ना सारे, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जांपल समझना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। जैसे ही इन्वायरमेंट में अवेयरनेस फैली हेल्थ केयर के बारे में, आप रील देख रहे हो रोज, ठीक है, और उस रील में ज्यादातर लोग जो है वो जितने भी आजकल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है ना, वो सारे क्या करने लग रहे हैं, आपको हेल्थ कॉन्शियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही चीज जाएगी, जाएगी ना, तो फिर आप क्या करोगे, जितने भी अनहेल्थी डाइट है उसको इग्नोर करोगे और हेल्थी डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, हो गया नहीं होंगे। तो ये जो शिफ्ट हुआ किसकी वजह से हुआ, उस अवेयरनेस की वजह से। अवेयरनेस और शिफ्ट दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 3 फैक्टर पढ़े हमने, इट इज टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल, दो तरह के फोर्स होते हैं, और ये सारे फोर्सेज जो होते हैं, सारे फैक्टर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। चलिए, अगला आता है बेटा डायनेमिक। डायनेमिक, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना बेटा, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होता है किसके साथ साथ, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कंज्यूमर का फैशन और टेस्ट के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आप आज के टाइम में यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा, नहीं ना, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है आजकल, ऑनलाइन पेमेंट सब करता है, और आप जिद पे अड़ो, नहीं जी घपले होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और मैं तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो कस्टमर एक बार आएगा आपके पास, दूसरी बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कैश नहीं होगा, कैश नहीं होगा आपकी दुकान पे नहीं आएगा। अरे बात समझ में। तो भैया टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल में रखना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, तो यू नीड टू चेंज विद टाइम। सिंपल सी बात है यार, परिवर्तन तो जरूरी है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो भैया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता बिजनेस एनवायरनमेंट में कब क्या हो जाए,
ये अनसर्टेन है, ठीक है भैया, अनसर्टेन है, तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो यार, 100% प्रिडिक्शन तो नहीं कर पाओगे, यू कांट प्रिडिक्ट फॉर श्योर कि यार ऐसा होने वाला है, बट जब आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे तो इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है वो आपको दिखेगी, आप फर्स्ट मूवर बन के उसको ग्रैब कर लोगे, या फिर इन्वायरमेंट में क्या थ्रेट आ रहा है, क्या परेशानी होने वाली है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। 100% आप एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ तो प्रिडिक्ट करोगे ना, तभी तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे, थ्रेट से बच पाओगे, समझ लो बात को, ठीक है। तो भैया अनसर्टेन है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्रिडिक्ट करना फ्यूचर इन्वायरमेंट में क्या चेंज आने वाला है वो पूरी तरह से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 100% एक्यूरेसी से आप उसे प्रिडिक्ट नहीं करते, बट हाँ प्रिडिक्शन करोगे और प्रिडिक्शन साइड बैठी तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलिए अगला, कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। इंडिविजुअली तो आप फैक्टर्स को समझ लोगे, इकोनॉमिकल फैक्टर का क्या इफेक्ट है, कल्चरल फैक्टर का क्या इफेक्ट है, ठीक है ना, बट जब सारे फैक्टर साथ में आएंगे तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। चलिए अगला, रिलेटिविटी। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, एक रिलेटिव कंसेप्ट है जिसका इम्पैक्ट जो है ना वो कंट्री टू कंट्री अलग है, स्टेट टू स्टेट अलग है, रीजन टू रीजन अलग है, इवन फर्म टू फर्म भी अलग है। अरे बस समझ में, इसका इम्पैक्ट हर इंसान पे सेम नहीं पड़ता, हर फर्म पर सेम नहीं पड़ता, हर कंट्री पर सेम नहीं पड़ता, अरे बस समझ में। तो ये रिलेटिविटी कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लोगों के अंदर ना हेल्थ अवेयरनेस फैली, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, तो अब उनकी प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट ड्रिंक से जूस पे। अब लोग सॉफ्ट ड्रिंक को ना लेकर, ना परचेज करके जूस को परचेज कर रहे हैं, तो ये जो प्रेफरेंस चेंज हुई, इसका इंपैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पे तो क्या होगा, नेगेटिव पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो जूस कंपनी है उनकी बल्ले बल्ले हो गई, उनकी निकल पड़ी, उनकी सेल बढ़ जाएगी, आ रही बात समझ में। तो भैया ठीक है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, वो हर एक फर्म पर, हर एक रीजन पर अलग अलग पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। भैया आप जब से बोल रहे हो इसकी स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, बिना इसकी स्टडी के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो छोड़ो, सर्वाइवल भी इंश्योर नहीं कर सकते। क्यों? देखो बच्चों, पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपको फर्स्ट मूवर बनना है, सबसे आगे रहना है, तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा और उससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझना, मेरे पड़ोस में ना मेरे भैया रहते हैं, उनका कपड़े का बिजनेस था, ठीक है। अब वो कपड़े का बिजनेस तो ठप होने वाला था कोरोना के टाइम पे, बट वो ना इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उन्होंने ना एक दोस्त के साथ टाइप किया और सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, कि कपड़े वाले का धंधा तो बंद होने वाला था, ठीक है। अब उन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया बहुत पहले ही, जब वेव शुरू भी नहीं हुई थी ढंग से, ठीक है। बट उन्हें समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसा होने वाला है, वहां हो रहा है यहाँ भी होगा, तो उन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। भाई इतना प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने उस टाइम पे, जितना उन्होंने अपनी दुकान से 5 साल में भी नहीं कमाया था। तो ये है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर उनको देखे देखे ना बाकी सबने भी शुरू किया, आपके यहाँ पे भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है। बट बाकी सब जो पीछे पीछे चले थे ना उनके, वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, या फिर कुछ हो तो लॉस भी हो गया, क्योंकि इतना हो चुका था मार्केट में। फायदा किसका हुआ? जिसने फर्स्ट मूवर बन के पहला स्टेप लिया। अरे बस समझ में। तो भैया जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और फर्स्ट मूवर बनोगे, क्योंकि जो फर्स्ट मूवर होता है वो बहुत आगे निकल जाता है, बाकी सारे कॉपी करने वाले पीछे रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। भैया थ्रेट्स को समझ लोगे आप पहले ही, ठीक है। एग्जांपल समझना, बजाज पहले टू व्हीलर ही बनाता था मेनली, ठीक है, और टू व्हीलर में बजाज का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। बजाज को इतना पता लगा इन्वायरमेंट से, जब वो स्टडी कर रहा था इन्वायरमेंट का, तो पता लगा भैया होंडा जो है ना अपने टू व्हीलर्स लॉन्च करने वाला है। तो भैया तो बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि होंडा जो है वो बहुत बड़ा नाम था। तो बजाज ने क्या किया, होंडा के टू व्हीलर लॉन्च करने से पहले ही अपने टू व्हीलर्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया, रेट सस्ते कर दिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, ठीक है ना, नए नए फीचर्स दे दिए उसके अंदर, जिससे कि होंडा जब लॉन्च करे तो उनसे इनकी सेल पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या चल रहा है आसपास, तभी तो पता लगा, अदरवाइज होंडा लॉन्च कर देता और ये वहीं की बने रहते और ठप हो जाता। समझ में आई बात? तो थ्रेट्स को भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगला, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बेटा जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है,
बिजनेस को कहां से मिलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट में ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, कहां से कौन सा मुझे रिसोर्स लेना है, लेबर कहां से लेनी है, सबसे सस्ती लेबर कहां मिलेगी, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, पानी कहां से आएगा, हाँ या नहीं? तो भैया इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे तब तो पता लगेगा कहां से कौन सा रिसोर्स लेना है, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, बट पहले नॉलेज होनी चाहिए ना, और नॉलेज कैसे होगी? जब स्टडी करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आया कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। भैया जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आपको भी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ, तभी बिजनेस ग्रो करेगा। उसमें कौन मदद करेगा? जब आप उसकी स्टडी करोगे, जब आप पहले देख लोगे यार ये चीज होने वाला है, मुझे भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आया नहीं? जब जीएसटी आया ना, उससे पहले जितनी भी अकाउंटिंग फर्म्स थी ना बेटा, उनको नहीं पता था। वो अकाउंटिंग फर्म बहुत आगे निकल गए जिन्होंने पहले ही जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पहले सिखा दिया जीएसटी, ये देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने वाला है। और जो बैठे रह गए, जो बाद में जिन्होंने स्टडी नहीं किया एनवायरमेंट को, ठीक है, उन्होंने बाद में सिखाना शुरू किया, इतने में सारा काम उनका बाकी दूसरी फर्म्स ले गए जिनको जीएसटी का काम ठीक से आता था। समझ रहे हो बात को? तो भैया एनवायरमेंट में जैसे चेंज आ रहा है, तो वैसे ही आपको चेंज होना पड़ेगा, और इसमें कौन हेल्प करेगा आपका? जब आप बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करोगे। ठीक है, चलिए अगला, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। भाई जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी पॉलिसी बनानी है, वो किसके बेस पे बनाओगे? एनवायरमेंट के बेसिस पे। एग्जांपल समझना, जो आईटीसी होटल्स की ब्रांच है ना, आपको पता होगा आईटीसी होटल्स, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, इन्होंने एनवायरमेंट को स्टडी किया और इन्होंने देखा यार कि टूरिज्म जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, फिर उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई करे कि कहां कहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है। तो पहले ही इन्होंने जहां जहां पे टूरिज्म बढ़ने वाला था, वहां पे अपने अपने होटल की ब्रांच खोल के रख दी। जिससे क्या हुआ? इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा होने वाला है, टूरिज्म को ग्रोथ मिलने वाली है, लोगों को घूमना ज्यादा पसंद आ रहा है, आने वाले टाइम में इस एरिया में भी ग्रोथ होगी, तो वहां पे इन्होंने अपने होटल खोल दिए, उनकी सेल जो है वो बढ़ गई। आई बात समझ में? तो भैया पॉलिसी और प्रोग्राम जो होते हैं ना, जो प्लानिंग होती है, वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट उसको हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसीज फॉर्म करने में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। चलिए अगला, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी मदद करता है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट। जब आप एनालाइज करते हो सही तरीके से और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हो किसको? बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो उससे आपको चीजों को पता लगता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। ठीक है, जिससे आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हो और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हो? इंप्रूव करते हो। इजी? चलिए बच्चों, अब आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मैंने आपको क्या बताया अभी? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्म विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अवर फर्म। ये हमारी फर्म के कंट्रोल से बाहर है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, हाँ या नहीं? ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये जो फैक्टर्स है, ये जो फोर्सेस है, इनको हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में? इंटरेस्ट रेट, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हो गई है, इनकम लेवल क्या है आपके कस्टमर का, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। ये सारे फैक्टर हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं और फर्म को कॉन्स्टेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थ्रेट भी दे सकते हैं। तो इसलिए इनका स्टडी करना बहुत जरूरी है। कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो गई थी? इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई थी। बहुत सारी क्या, मैक्सिमम कंट्री जहां पे भी कोविड फैला था, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्लो हो गई थी, ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई थी, है या नहीं? अब इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बिजनेस पे अलग अलग पड़ा। जैसे जो रेस्टोरेंट थे, एयरलाइंस थी, आपको पता है इनको तो स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी, है ना, रेस्टोरेंट में आप बैठ नहीं सकते, ठीक है ना, केवल टेक अवे वाला होता है, तो ये सारी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे, तो इनके बिजनेस तो ठप हो गए। बट जैसे जो ऑनलाइन कंपनीज थी, जो ई कॉमर्स कंपनीज थी, अमेजोन वगैरह, इनका काम जो है वो बढ़ गया क्योंकि सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अगला आता है हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है बेटा? कल्चर कैसा है आपके इन्वायरमेंट में, जो लोग हैं उनका कल्चर कैसा है, वो किस चीज को मानते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं भैया, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है और उनके वैल्यूज क्या है। ये सारे फैक्टर आते हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट में। जैसे मैगडी जब इंडिया में आया तो उसने इंडिया का कल्चर देखा, इंडिया के वैल्यूज देखे कि भैया ये लोग जो है बीफ नहीं खाते, ठीक है, तो उन्होंने अपने मेन्यू में से क्या करा? बीफ को हटा दिया। समझ में आ रही है बात? तो बेटा इन्वायरमेंट कल्चर को स्टडी करके ही बिजनेस ग्रो करता है। आपने ना कैडबरी का एग्जांपल देखा होगा
कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को मोल्ड कर देता है। रक्षाबंधन आता है तो उसके अंदर कुछ गिफ्ट विफ्ट डाल देता है, कार्ड वार्ड डाल देता है, ठीक है ना, और वो कुछ भी आता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली कल्चर के हिसाब से ही वो अपने जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको डिसाइड करता है ना। फैमिली वाली फीलिंग लाने की कोशिश करता है दिवाली के टाइम पर, याद आ रहा है समझ में? तो बेटा मतलब कल्चर के अकॉर्डिंगली ही बिजनेस को डिसीजंस लेने होते हैं, और ये कल्चर जो होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसको, बिजनेस को, ठीक है ना, क्लियर? आप दिवाली के टाइम पर अगर रंग बेचोगे तो नहीं बिकेगा, दिवाली के टाइम पे पटाखे बिकेंगे, हाँ या नहीं? तो भैया इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस तरह का कल्चर है लोगों का, उसके हिसाब से आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बेटा आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जा रही है, सारा एआई का जमाना है, और जो टेक्नोलॉजी के साथ चलता नहीं है ना बेटा, वो बहुत पीछे रह जाता है। मैं तो पीछे भी एग्जांपल समझाया था कि भैया आजकल डिजिटल वॉच का टाइम है, ठीक है ना, एनालॉग जो वॉच होती थी वो अब लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर आप वॉच में डील करते हो तो आपको डिजिटल वॉच ही बेचनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? यूपीआई पेमेंट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वो भी टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्लियर? इट प्रोवाइड्स, जो टेक्नोलॉजी होती है क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है न्यू और एडवांस तरीके क्या करने के, प्रोडक्शन करने के, प्रोडक्शन करने के नए तरीके बताती है आपको, ठीक है ना। और हर एक बिजनेस को इसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि भैया टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह सके और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सके। भाई जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है ना बेटा, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है ना, ठीक है। तो भैया इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या अपग्रेडेशन आ रही है, आपको अपने प्रोडक्ट को भी उसी हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। दोनों बेनिफिट है उससे, एक तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, और साथ में आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे रहोगे, ठीक है बेटा। चलिए अगला, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। भाई कोई भी बिजनेसमैन ना एक ऐसी कंट्री में काम करना चाहता है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहां पर बार बार सरकार चेंज हो रही है, जहां पर बार बार पॉलिसीज अलग चेंज हो रही है, तो वहां पे कोई काम नहीं करना चाहता। इंडिया इस टाइम पे डेवलप कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, वो प्रमोट कर रही है बिजनेस को, तभी तो हम फोर्थ इकोनॉमी बन गए हैं ना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। क्यों बने भैया? बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसका रीजन क्या है? एक स्टेबल इकोनॉमी, सारे बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। जैसे भी एप्पल की बात चल रही थी कि प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, इंडिया में करेंगे, आया नहीं? तो भैया क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन गई है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है, ठीक है। आप अगर देखोगे बैंगलोर और हैदराबाद, वहां पर ना आईटी हब बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है आईटी इंडस्ट्री को, समझ गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला आता है बेटा हमारे पास लीगल इन्वॉल्वमेंट। देखो यार किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए और उसे रन करने के लिए, ठीक है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी ने बना रखे हैं, जिसमें भी आप बिजनेस कर रहे हो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसको फॉलो करे बिना आप काम नहीं कर पाओगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टीज लगेगी, इवन बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो लीगल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो इट कॉन्स्टेंट लॉ, इसमें क्या होता है, वो कानून आते हैं, वो लेजिस्लेशंस आते हैं जो गवर्नमेंट ने पास करे उस बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कि भैया किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कोर्ट की जजमेंट वगैरह भी होती है इसमें, और जो अलग अलग कमीशन होते हैं, ठीक है, एजेंसीज होती है, उनके डिसीजंस होते हैं, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन को उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा अगर उसे सर्वाइव करना है तो। अगर मैं एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा जो अल्कोहल है उसका एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड है, कोई भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो सिगरेट वगैरह होते हैं, इनके एड से पहले क्या आता है, डिस्क्लेमर आता है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है। इवन ये जो आजकल ऐप चलते हैं जिसपे ये ड्रीम 11 वगैरह है ना, इनके साथ भी क्या है, डिस्क्लेमर आता है कि भाई अपने रिस्क पे खेलो। तो ये स्टैट्यूटरी है, ये लीगल है, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। कोई भी एडवर्टाइजर बिना स्टैट्यूटरी वार्निंग के नहीं चल पाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ती है, तभी जाकर वो सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा कि किस स्टेट का, किस कंट्री का किस तरह का कानून है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है बेटा हमारे पास डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी तो सबको याद होगी, बैंकों की लाइन में लगे थे, है ना, करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए। तो क्या होता है डीमोनेटाइजेशन बेटा? ये एक्ट होता है जिसमें हम रिमूव कर देते हैं एक करेंसी यूनिट की लीगल टेंडर स्टेटस, कि भैया आज से ये वाली करेंसी जो है वो नहीं चलेगी।
आप लोगों को याद होगा 8 नवंबर 2016 को अचानक से मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि भैया 500 और 1000 के जो नोट है, ठीक है ना, महात्मा गांधी सीरीज जो थी वो चलना बंद हो जाएगी, आज के बाद वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे एज मनी। ठीक है, तो कितना हड़कंप मच गया था हर जगह पे, सब लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, बट वो जरूरी है, कुछ फैक्टर्स के लिए वो बहुत जरूरी है, मैं आगे समझाता हूँ आपको अभी। तो नोटबंदी समझ में आ गया, डिमोनेटाइजेशन समझ में आ गया, किसी भी करेंसी की लीगल टेंडर को खत्म कर देना, उसी को कहते हैं क्या, डिमोनेटाइजेशन। अब इसके फीचर्स क्या है, या फिर मैं ऐसे बोलूं उसका एम क्या है। सबसे पहले करप्शन से लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करप्शन को कम करता है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, अंडर द टेबल जो होता है ना, रिश्वत का जो पैसा होता है वो ले लेते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं, ब्लैक मनी होती है उनकी, ठीक है ना, और उसको संभाल के रख देते हैं। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने वो करेंसी ही बंद कर दी जो उन्होंने संभाल के रखी, तो क्या होगा, करप्शन खत्म। आपने देखा होगा उस टाइम पे कितने लोगों ने अपने पैसे रोड पे ऐसे फेंक दिए थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, वो ब्लैक मनी की सारी, ठीक है। तो जो ब्लैक मनी है उसके सर्कुलेशन को भी रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अगला जो टायर फंडिंग, जो टायर फंडिंग होती है इसका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, ये ब्लैक मनी तो है सारी की सारी, ठीक है, इसको भी रोक सकते हैं हम लोग, टैक्स की चोरी को रोक सकते हैं। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, वो पैसा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करा, ठीक है, तो टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है यहाँ से। ठीक है, प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। 2016 के बाद, मतलब नोटबंदी के बाद, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया ट्रांजेक्शन करने के तरीके में, ऑनलाइन पेमेंट जो है बढ़ती चली गई और आज के टाइम में बढ़ती ही जा रही है। तो एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक कदम होता है डिमोनेटाइजेशन, कि लोगों ने एक खौफ जम जाता है भाई कब नोट बंद हो रहा है पता नहीं, तो लोग जो है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई डाउट क्लियर कर देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है, बस अपने भाई के साथ जुड़ जाओ और डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, बाकी काम आपका भाई संभाल लेगा। और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी पढ़ाई शुरू तो कर चुका है पर उसे कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, उसको बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आजा, यहाँ पे देखो हर चीज कंसेप्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाई जाएगी। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।